आगे आ जाओ। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन कर लिया था परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एचआरपी का। अभी यहाँ पे हम करियर प्लानिंग का रिवीजन करेंगे और आईआर करेंगे पूरा, ठीक है। आईआर हमने कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन हमने कर लिया है, बट रिवीजन करेंगे। और उससे पहले हम ये छोटा सा टॉपिक है करियर प्लानिंग का, ये देखते हैं। आपने अपने नोट्स वगैरह कहाँ पे लिखे हैं? कुछ लिखा था जब पढ़ा रहे थे तो करियर प्लानिंग का, आप ओपन करो। ओके, कोई नहीं। ओपन कर लिया? ठीक है, अब क्लोज कर दो। क्लोज कर दो सारे रिसोर्सेज और बताओ करियर प्लानिंग टर्म से आपको क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ, आपने यूनिट कर लिया उसके ऊपर, अब मैं बोलूँ कि व्हाट इज करियर प्लानिंग, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप हिंदी में ही बताओ जो भी आ रहा है। क्या? करियर तो पता ही होगा, करियर प्लानिंग एचआरएम में क्या होता है? आप बताओ। कुछ भी तो दिमाग में आ रहा होगा, ऐसे ब्लैंक है, इतना टफ तो वर्ड नहीं है, इतना टफ तो कोई टर्म नहीं है करियर प्लानिंग। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, बताओ। करियर से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे, और एचआरएम के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? एचआरएम के कॉन्टेक्स्ट में देखो, इसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉयर दोनों का साथ में चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप उसके करियर प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी टर्म अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बताओ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ करियर स्टेजेस, ये तो जो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है। नहीं, ठीक है, हमने करियर प्लानिंग करा था और देखा था एक तो इंडिविजुअल खुद से अपने करियर प्लानिंग करता है, पर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज की करियर प्लानिंग पे जो ध्यान देता है उसको हम पढ़े। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंपनी। और इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? करियर प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक मैचिंग ऑफ करियर गोल्स and individual capacities with opportunities for their fulfillment. It is a systematic matching between career goals and individual capacities. Okay? अभी क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हम नेट का यूजीसी नेट की बात कर रहे थे। अभी देखो, अगर आपका एक स्पेसिफिक करियर गोल हो सकता है एम्प्लॉय का कि उसे कुछ अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसका हो सकता है कि वो कुछ भी हो सकता है, उसका ये भी हो सकता है कि मुझे एक दिन सीईओ बनना है, कुछ भी हो सकता है। बट जब, और वो उस हिसाब से अपने करियर प्लानिंग भी कर सकता है, काम भी कर सकता है। लेकिन जब एचआर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करने की बात करती है, उनके करियर प्लानिंग की बात करती है, तो वो क्या होता है? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी होता है, और ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, क्योंकि एज एन एचआर मैनेजर हमें दिख रहा है उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, कैसा काम कर रहा है, हमारे पास अप्रेजल रिपोर्ट से सारी चीज़ें, उस बेसिस पे हम उसकी करियर प्लानिंग करते हैं। हम उसका पर्सनल गोल भी कंसिडरेशन में लेते हैं कि उसे आगे मार्केटिंग के फील्ड में जाना है, एचआरएम की फील्ड में जाना है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी करते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो ये हमारा हो जाता है करियर प्लानिंग इन एचआरएम।
और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले इट्स अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन इवेंट। ओके, शुरू में हो सकता है कि किसी ने ज्वाइन करा और आप देख रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं है। एक हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था ना सक्सेशन प्लानिंग की, तो आप कंसिडर करोगे उसको? आपको लगेगा कि नहीं अभी इसको 4-5 साल है, अभी और ट्रेनिंग करे। नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है कि उसने बहुत अच्छा से काम करना शुरू कर दिया, हो सकता है मेहनत करने लगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करे, एडिशनल कोर्सेज करे, पॉसिबल है। तो क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया अब वही है, हम उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से इवॉल्व होते चलेंगे, ठीक है। और दिस इज एन अपवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ की बात हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है। और this is another very important characteristics which is mutual interest, किसके? of employer and employee। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को भी पता है कि उसके एस्पिरेशंस आर मेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। हमने देखा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेशन प्लानिंग करती है, प्रमोशन प्लानिंग करती है, और वो देख रही है उस हिसाब से इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर रही है, और आप देख रहे हो कि उसके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है जो मेट हो रहे हैं, तो उसको भी एक परसीव्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। ओके, तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि शायद से एम्प्लॉय का अपना करियर प्लानिंग कुछ बहुत बड़ा है और आपको लगे कि वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है, उस केस में आप क्या कीजिएगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि हमें म्यूचुअल इंटरेस्ट भी देखना है, पर जब आपने एम्प्लॉय से बात करी करियर गोल की तो उसकी एकदम ही अनरियलिस्टिक है, उसके परफॉर्मेंस से मैच नहीं करता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं बताओ? वेट कर सकते हैं, बताओ। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, व्हाट इफ द एम्प्लॉय हैज ओवर एस्टिमेटेड हिज एबिलिटीज, तो उस केस में क्या होगा सोचो। उस केस में हम क्या करने की कोशिश करेंगे ना कि आप लास्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स एबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। हम उस केस में बोलेंगे कि ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में जाना है, आप थोड़ा टाइम और एक्सपीरियंस लो, या फिर ये चीज़ें हैं, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहा है, आप उसको अटेंड करो, ठीक है। फील्ड एटलीस्ट सिमिलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हो, हमें म्यूचुअल इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखना है, बोथ एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, तभी प्रॉपर करियर प्लानिंग हो रहा है, हो सकता है। अगर उस बंदे का इंटरेस्ट है आगे चल के, जैसे हमने एचआर में देखा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जाने का, और अभी वो भले काम कर रहा हो आईआर में, इंडस्ट्रियल रिलेशन हैंडल कर रहा हो, और हम उससे उसी में बोले जा रहे हैं कि तुम इसमें जाओ, क्या हो जाएगा? बर्नआउट, क्विट। तो इसीलिए अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वहाँ पे काम कर भी रहा है, तो भी इसी कि आप ये एक्सपीरियंस ले लो, फिर क्या होगा जब बाद में आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपका यहाँ वाला जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत रेलेवेंट होगा, ठीक है। तो इन एनी केस कहने का मतलब है, कितनी भी अपोजिंग सिचुएशन हो, हमें हमेशा म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, ओके। एंड दिस इज वेरी डायनामिक, एम्प्लॉय के गोल्स भी चेंज हो सकते हैं, एम्प्लॉयर की नीड्स भी चेंज हो सकती है, उस अकॉर्डिंग हमें करियर प्लानिंग को इवॉल्व करते रहना है। तो हमने डेफिनेशन देख लिया है, अब बता सकते हो क्या होगा डेफिनेशन? इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग, वो तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, फिर बायोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। तो जब आप डिफाइन करोगे आप, ये सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करियर गोल्स, इंडिविजुअल कैपेसिटीज, ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखे, बताओ क्या क्या प्रोसेस है? फर्स्ट पॉइंट क्या है प्रोसेस का? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड बताओ,
डायनामिक है, और थर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, और लास्ट वाला अपवर्ड मूवमेंट है। ये चार क्या है, आपके करियर प्लानिंग के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रहेगा। अब हम करियर स्टेजेस देखेंगे। स्टेजेस हमने आइडेंटिफाई करे थे, आपको कुछ याद है? व्हाट वर द डिफरेंस? हाँ, गुड, एक्सप्लोरेशन, फिर मतलब सिर्फ एक स्टेज याद है। फर्स्ट का याद है, लास्ट का याद है आपको? कौन सा? हाँ, एक्सप्लोरेशन, और ठीक है, एक्सप्लोरेशन, स्टैब्लिशमेंट और मिड करियर, लेट करियर, डिक्लाइन। चलो, ये आप लोग को याद था एटलीस्ट इसका। आप बताओ फर्स्ट स्टेज क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, जो हमारे, और ये एज कब होता है? यूजुअली आवर अर्ली 20s और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर करियर, ओके। और स्टैब्लिशमेंट में क्या होता है? एग्जैक्टली, फिर वो उस फील्ड में काम करने का कोशिश करता है, उसे समझ आ जाता है कि एज पर माई इंटरेस्ट, माई कैपेसिटीज़, और जो भी मेरे एस्पिरेशनल है, मेरा जो इंटरेस्ट है वहाँ पे ये अर्निंग कैपेसिटी, जो भी मेरा गोल है, मे भी शायद मुझे इंटरेस्ट पे काम नहीं करना है, मुझे पैसे कमाने, तो जो भी आपका एम है, आप उस हिसाब से आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो अपने आप को एज एन प्रोफेशनल। एंड देन मिड करियर, लेट करियर। अच्छा, कौन से स्टेज पे यू विल बी कंसिडर्ड एन एक्सपर्ट, और कौन से स्टेज पे यू विल बी अलाउड टू यू नो मेंटर अदर पीपल? ओके, एंड देन डिक्लाइन इज क्या? रिटायरमेंट। ये बताओ करियर प्लाटू क्या होता है? करियर प्लाटू, इस पे भी हमने लंबा डिस्कशन करा था। स्टेजेस याद है, उससे रिलेटेड था। थोड़ा सा जोर डालो, गलत भी होगा। आपके दिमाग में क्या आ रहा है अगर मैं करियर प्लाटू बोल रही हूँ तो? क्या आ रहा है? स्टक हो जाना, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्लाटू सा हो गया है, ठीक है, मे बी। गोल क्या है, इंटरेस्ट के, वो तो एक्सप्लोरेशन का पार्ट हो जाएगा। करियर प्लाटू ना किसी भी स्टेज पे आ सकता है आपका, ओके। तो आप डेफिनेशन देखो फिर से। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था तो फिर आपने डेफिनेशन बता दिया था शोबिस का कि ये हो सकता है, और रिविजन के समय ये है, ठीक है। करियर प्लाटू इज अ पॉइंट वेयर एन एम्प्लॉय फील्स दैट इज स्टक with no progress to move in the company। तो करियर प्लाटू को डिफाइन करते हुए सबसे आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा? feels stuck। employee has a feeling of being stuck at a place or no progress moving up in the company, okay। so what do you think, is this a good thing for the company? नहीं। एज एन HR प्रोफेशनल आप क्या कोशिश करोगे? इसको टैकल करने की कोशिश करोगे एंड टू रिमूव करियर प्लाटू एज सून एज पॉसिबल, ओके। इससे क्या आता है? सारे हमारे जो नेगेटिव टर्म्स एसोसिएटेड होते हैं, आपका बोर्डम हो गया, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब, जो इवेंचुअली ये सारी चीज़ें मिलके क्या करने पे लीड करेंगी? क्विट करने पे, बर्नआउट पे, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करने पे, सारी चीज़ें जो हम नहीं चाहते, ओके। याद रहेगा करियर प्लाटू? व्हाट इज अ करियर प्लाटू?
द फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक एंड विथ नो वे टू प्रोग्रेस और मूव इन। और वो क्या चीज़ें लीड करेगा? बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन विद द जॉब। ओके, आपका करियर स्टेज, करियर प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ करियर एंकर्स। क्या कुछ आ रहा है दिमाग में तो बताओ। 5 करियर एंकर्स थे, गुड। जब रिकॉल करने की कोशिश करते हो ना तो आपको बेटर याद होता है, ठीक है। 5 करियर एंकर्स थे। और करियर एंकर्स होते हैं जिसमें आप अपनी एक्सपर्टाइज जो उस एंकर को लेके आप अपना करियर बिल्ड करते हो। 5 आइडेंटिफाई करा। अच्छा, किसी को कोई ये बता सकता है कि किसने दिया है करियर एंकर का कॉन्सेप्ट, और वो किस कंट्री के थे? नहीं, हाँ, वेरी, मतलब सही जा रहे हो, बट नाम है एड शेरिन, स्विस बॉर्न अमेरिकन एकेडमिक, MIT में थे। तो ये हमारे करियर एंकर्स हैं। आपने बोला 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बताओ। हाँ, एक मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, और हाँ ऑटोनॉमी, और तुम बताओ, और आप लोग भी बताओ कौन सा हो सकते हैं करियर एंकर्स। क्या? क्रिएटिव। एक मैं हिंट देती हूँ, एक उससे रिलेटेड था। अगर सपोज आई एम वर्किंग फॉर क्लीनिंग ऑफ रिवर यमुना, कॉज ड्रिवन, वो भी एक करियर एंकर है ना हमारा। और इफ आई एम सेटिंग अप एन एंटरप्राइज एंड आई एम रेडी टू टेक रिस्क, एंटरप्रेन्योर, हाँ वो भी हमारा एक करियर एंकर था। तो ये हमारे क्या हो गया टोटल, सारे करियर एंकर्स हो गए। ये उन्होंने बोला कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पोजेसेस स्पेसिफिक एंड यूनिक एंकर्स वंस बेस्ड ऑन वंस परसेप्शन, वैल्यू, टैलेंट एंड एबिलिटीज। ओके, जिस पे वो क्या करते हैं, अपना करियर, अपना रोल बेस करते हैं। और ये है हमारे वो सारे एंकर्स। सबसे पहले आपका आता है आज के टाइम में जो हाईएस्ट पेइंग भी है, टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंस, जिसमें आप एग्जाम्पल दो इसका। टेक्निकल में क्या हो सकता है? एग्जैक्टली, जो आपके IT पीपल हो सकते हैं कि उनका क्या एक पर्टिकुलर स्किल पे बेस्ड है, ठीक है। वो क्या होगा आपका, उनका कोडिंग का स्किल है उस डिपार्टमेंट में, पाइथन हो सकता है, जावा डेवलपर हो सकता है। अच्छा ये बताओ, सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट किस में आएगा बताओ? टेक्निकल में आ जाएगा, ओके। या फिर HR हायरिंग एक्सपर्ट किस में आएगा? HR हायरिंग एक्सपर्ट किस में आएगा? किस में आएगा? टेक्निकल में, क्योंकि वो सारे क्या है, स्किल बेस्ड है। ओके, आपका जनरल मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस, अब ये दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा। जनरल मैनेजेरियल कॉम्पिटेंस में क्या होगा, आपकी लीडरशिप स्किल्स, एबिलिटी टू डील विथ पीपल, कि आपकी स्किल यहाँ पे उतनी मैटर नहीं करती, पर आपका इंटरैक्शन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। ओके, एक होता है ना काम करना, और एक होता है कि किसी के पास एबिलिटी है लोगों से काम करवा लेने की, सही तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करने की, लीडरशिप क्वालिटी जो हम बोलते हैं। देन इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी, इसमें क्या हो जाएगा कि दे वर्क बेस्ड ऑन देयर ओन विल, ठीक है। इसमें आप फ्रीलांसर्स हो जाएंगे आज के टाइम पे। गिग वर्कर्स भी हो सकते हैं, गिग वर्कर्स बोल सकते हो। जो भी ऐसा इंसान है जिसको इंडिपेंडेंस पसंद है, वो हो जाएगा आपका ऑटोनॉमी। और लास्ट होता है सिक्योरिटी, उसका जस्ट ऑपोजिट। इसमें ऐसे लोग जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है।
हु विल प्रेफर कि पैसे मुझे थोड़े कम ही दे दो, ओके बहुत ज़्यादा स्किल हो पर मुझे एक स्टेबल करियर चाहिए, ओके तो वो अपना करियर एंकर किस चीज़ पे बेस कर रहे हैं? स्टेबिलिटी पे। अब इसका एग्जाम्पल दो, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, ठीक है। हो सकता है उनका कुछ डिफरेंट स्किल हो, कॉम्पिटेंस हो, पर वो क्या चाह रहे हैं? स्टेबिलिटी को प्रेफर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट जॉब की जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्किल, इंटरेस्ट, परसेप्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपना करियर एंकर क्या चुन रहे हैं? स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। And then we have the entrepreneurs. These are the people who would like to take risk, enjoy brainstorming, inventing new things, and last में हमारा service. अब ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, टेक्निकल, मैनेजेरियल, कॉम्पिटेंस, उसके बाद सिक्योरिटी मिस कर दिया। अब देखो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। चैलेंजेस अभी इस प्रोसेस को हमने देख लिया, आप बताओ क्या चैलेंज हो सकता है करियर प्लानिंग में? आपके अकॉर्डिंग क्या चैलेंज फेस करना पड़ सकता है? और हाँ वो सोच रहे हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं मीट हो, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग, सो ये सारे उसके चैलेंजेस हैं, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, हम आईआर शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपने आईआर वाले नोट्स निकाल लीजिए। थोड़ा सा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ओके। निकाल लिए सबने आईआर वाले नोट्स, जल्दी से गो थ्रू करो, बस टर्न द पेजेस। देख लिया सबने? बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छा कुछ और ही है, ओके ठीक है। अब बताओ आईआर क्या होता है, कौन बोलेगा? फुल फॉर्म क्या होता है? आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर इन एन इंडस्ट्रियल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन अगर आप ऐड नहीं करोगे तो वो डेफिनेशन नहीं होगा, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपके आईआर की डेफिनेशन हो गई, याद है आपको? वेरी गुड। अब इसमें आप बताओ की प्लेयर्स कौन कौन है? वर्कर्स, मैनेजमेंट, आगे गवर्नमेंट, और मैंने बोला था 3 नहीं है, 5 प्लेयर्स है टोटल। जब आईआर शुरू करा था उससे पहले भी आपको लग रहा था कि 3 प्लेयर है, फिर हमने डिस्कस करा था कि 5 प्लेयर है। अभी भी हाँ, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डायरेक्ट वर्कर के साथ नहीं होता कलेक्टिव बार्गेनिंग में। ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईआर।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव हम जो जेनरिक चीज़ें वो थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टर्म्स पे फोकस कर रहे हैं। आप बताओ, सब अलग अलग अपना आंसर दो। पहले आप बताओ आईआर के कौन कौन से टर्म्स आपके दिमाग में आपको याद है? एक तो ट्रेड यूनियन बोला उसने, और कोई एक बता दो फिर आगे आते हैं। एक और बता दो। स्ट्राइक, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, एक स्ट्राइक बोला, एक ट्रेड यूनियन बोला, स्ट्राइक बोला, एम्प्लॉयर एसोसिएशन बोला, और कलेक्टिव बार्गेनिंग, और क्या? पेमेंट ऑफ वेपन्स, ठीक है, उसका एक पार्ट हो गया आपका स्ट्राइक। वेपन्स हो गया दोनों का, और 5 आपने बोला। फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आईआर के अलग है। 5 आप टॉपिक्स बताओ। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियंस, उनके वेपन्स जिसमें आपका स्ट्राइक हो गया, और ठीक है, ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर एसोसिएशन हो गया, ग्रीवेंस हो गया, डिस्प्यूट हो गया, 5 हो गए, और ग्रीवेंस मैनेज, तो पहले डिस्प्यूट होगा उसके बाद ग्रीवेंस मैकेनिज्म, और हमने 12 टॉपिक करा। पहले डिस्प्यूट, पहले ग्रीवेंस आएगा, डिस्प्यूट आएगा, और ग्रीवेंस मैकेनिज्म वो डिस्प्यूट के बाद आएगा ना, उसको हैंडल करना। पहले हम ग्रीवेंस पढ़ेंगे, डिस्प्यूट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ना मैकेनिज्म की कैसे हैंडल करते हैं ग्रीवेंस और डिस्प्यूट को। उसमें क्या क्या था? उसमें 2 स्टेप्स थे, मतलब हमने अराउंड 23 टॉपिक्स करे जिसमें से आपने 5 बताया है। और कुछ ध्यान में आया बताओ? हाँ, चलो, मतलब ये आपको कुछ कुछ याद है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछने की जरूरत है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। पहले टर्म्स कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन हम इस पे आते हैं। तो अभी हम वही टर्म्स करते हैं जो आपने बोले हैं, ठीक है। आप सबसे पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग कौन बताएगा? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मतलब आइडियोलॉजी डिबेट चल रहा है वहाँ पे। एक्सचेंज ऑफ काउंटर ऑफर्स, नॉट एक्सचेंज, हाँ, मतलब कह सकते हो इन सम वे इट इज प्रेजेंटिंग ऑफर्स, काउंटर ऑफर, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लीडिंग टू व्हाट? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, जो मैंने बोला था कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है। ओके, तो इसमें आप क्या करते हो? कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक म्यूचुअल डिस्कशन करते हो, प्रेजेंटिंग ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स, जिसमें आप एक अग्रीमेंट पे रीच करने की कोशिश करते हो। ये आपका प्रोसेस होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। वो किस चीज़ को लेके लीड करता है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। और आपने फिर बोला था वेपन्स, वो आपको याद है, ठीक है। तो लेबर के कौन कौन से? गेरुआ, ओके, घेराव, और नहीं, एक मिस कर रहे हो, ये आपका फेवरेट टॉपिक है, फिर भी आप एक पॉइंट। पिकेटिंग, ओके। अब कौन बताएगा ये पांचों? स्ट्राइक क्या होता है? नहीं, स्ट्राइक रहने दो, सेकंड बताओ। घेराव क्या होता है? हाँ, और उसमें वो यूजुअली लीडिंग टू वायलेंस एंड इट इज करेंटली इलीगल एज पर द इंडियन लॉ। और उसके बाद सेकेंड वाला, थर्ड जो आपने बोला, हाँ, बॉयकॉट में क्या होता है? इंडस्ट्री को बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट,
प्रोटेस्ट नहीं होता है इसमें, जस्ट रजिस्टरिंग देयर डिसएग्रीमेंट, ठीक है। सो बिफोर द वर्किंग आवर्स दे स्टैंड आउटसाइड द प्रीमिसेस एंड दे जस्ट लुक एट द एम्प्लॉयर्स कमिंग, और शाम को भी दे कैन डू द सेम। सो और ये किस पे बेस्ड है? गांधीयन फिलॉसफी, ओके। और आप ये बताओ वेपन्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ, बंद कर मानवी, जो रिकॉल करने की कोशिश करो। वेपन्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? लॉकआउट हो गया, ओके, और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब ये तीनों को कौन डिफाइन करेगा? एक को ही करो, तीनों पॉइंट्स जो डिफाइन कर सकता है। एम्प्लॉय एसोसिएशन में वो जाके बात करते, सपोर्ट लेते, दैट इज कॉमन। किसको बंद करते हैं? हाँ, कंप्लीट, दे लॉक आउट द इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस एंड लीव, ओके। अभी स्ट्राइक का तो आपने बताया, आप बताओ टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक बता सकते हैं कोई? हाँ, उसको सिंपैथिक स्ट्राइक बोलते हैं। कौन सी? स्टे इन। अच्छा, और स्टे इन क्यों करते हैं? हाँ, लॉकआउट से पहले। पेन डाउन, टूल डाउन, स्लो डाउन स्ट्राइक, उसमें क्या मोटिव रहता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, प्रोडक्टिविटी नहीं हो और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो, और इसमें भी होगा कि वो लॉकआउट भी नहीं कर पाएंगे, और अंदर में जाके काम कर रहे हैं ना इंडस्ट्री के, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं पर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। 7 तरह के थे, आपने 5 बता दिए, 2 और है। बहुत ही सिंपल, 2 एकदम जो सिंपल वाले स्ट्राइक्स है वो आप नहीं बता पा रहे हो, मतलब वो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, बाकी जो मुश्किल थे वो आपने बता दिया है। हंगर स्ट्राइक, उसमें क्या करते हैं? फूड नहीं लेते हैं, एंड इससे क्या होता है? एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर पे। और एक इकोनॉमिक स्ट्राइक, इकोनॉमिक स्ट्राइक में क्या होता है? फॉर इश्यूज रिलेटेड टू वेजेस और सैलरी, यानी फॉर एनी इकोनॉमिक रीजन। और एक और लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड कैट। क्या होता है वाइल्ड कैट स्ट्राइक? नहीं, मैं समझ रही हूँ, तुम समझाने के लिए वो चीज़ बोल सकते हो, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है ना कि सडन स्ट्राइक विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, ये याद रखना, ठीक है। ये होता यूजुअली ड्यूरिंग दैट टाइम में कि एक्सट्रीम एंगर के टाइम में, अग्रेशन में, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम? सडन, एकाएक से शुरू हो गया। तो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक आया, वाइल्ड कैट स्ट्राइक आया, थंडर स्ट्राइक आया, आप समझ जाओगे हम किस स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, ओके। और आपने कौन सा टॉपिक बताया था? कौन सा? ग्रीवेंस। बताओ ग्रीवेंस क्या होता है?
ग्रीवेंस डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, डिस्प्यूट आप बोल सकते हो, बट डिसएग्रीमेंट से अराइज होता है डिस्प्यूट, लेकिन ग्रीवेंस क्या होता है? बस वो वर्ड बताओ। इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ dissatisfaction or being wrong in the minds of the employee, ठीक है? ग्रीवेंस कहाँ पे अराइज होता है? नहीं, एम्प्लॉय के मन में अराइज होता है ना, द फीलिंग ऑफ बीइंग डिससेटिस्फैक्शन और अ कंप्लेन जो अराइज होता है उसके, एंड इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। अब जब तुमने बोला ना कि ये किसी से भी रिलेट हो सकता है, वो डिससेटिस्फैक्शन से आ सकता है, वर्किंग कंडीशन से आ सकता है, डिसएग्रीमेंट से आ सकता है, ओके? तो ग्रीवेंस के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं? उसको अवॉइड करने के लिए सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है हमारे पास में। किस किस तरह का होता है? दो पढ़ा था हमने, दो सेटलमेंट मैकेनिज्म पढ़ा था, स्टेप लैडर और ओपन डोर। स्टेप लैडर क्या होता है? ठीक है, पहले सुपरवाइजर, फिर उसके आगे एंड देन आगे चल के। और ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है? डायरेक्टली, हाँ, आप जाके अपना कंप्लेन बोल सकते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। अभी ना हम डिस्प्यूट थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स थे जो आपको याद नहीं थे, ओके? सो व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? आप पहले ये बताओ, डिस्प्यूट से आप क्या समझते हो? इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मल डेफिनेशन है, पीपीटी नहीं शेयर हो रही, अदरवाइज रखते थे। आप बताओ, एक फॉर्मल डेफिनेशन हमने देखा था, वो छोड़ो, आप बताओ आपके दिमाग में डिस्प्यूट से क्या आ रहा है? डिसएग्रीमेंट आ रहा है। आपके क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट कुड बी अ बेटर टर्म, और differences of opinion that could lead to a debate. So अगर नहीं लिखा है तो लिख लो इसका डेफिनेशन, और आपको एग्जैक्ट यही डेफिनेशन लिखना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस industrial dispute means any dispute or difference between employer and employee, और वर्कमैन लिख लो, वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। हाँ, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, ये तीन चीज, which is connected with the employment or non-employment or terms of employment or with the condition of labor for any person. ये तीन पॉइंट एकदम याद रखना, ठीक है? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, इन बिटवीन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में तो है, ठीक है? अब इसके साथ में और लिखो, ये डेफिनेशन हो गया, इसके साथ में प्रिवेंटिव मशीनरी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सबसे पहले, और ये सारे टॉपिक्स भी हैं जो हमने करे, सबसे पहले स्कीम फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन,
worker participation in management. Collective bargaining. Grievance readdressal procedure. Code of discipline. Tripartite body. Bipartite is जब इंडस्ट्री और एम्प्लॉय होता है, ट्राइपार्टाइट इज इंडस्ट्री एम्प्लॉय गवर्नमेंट बॉडीज. उसमें बहुत सारे स्टैंडिंग लेबर कमेटी होती है, सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जिनसे कोड ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट आपका आता है. और लास्ट में स्टैंडिंग ऑर्डर्स. स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है? एक हमारे पास ना स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपका डिफरेंट जो कंडीशंस होता है ना ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय, वो सारा आप लिस्ट डाउन करते हो और वो एक्ट के अकॉर्डिंग मैनेज होता है. सारे लिख लिए ये टर्म्स? ओके. अब वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कौन बताएगा? ओके. और थोड़ा सा सही बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिस किए. अंडरस्टैंडिंग सही, बट इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर वाइल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि अगर कोई भी चेंज होता है, हमने देखा है ना कि चेंजेस होते हैं, आउटसाइड इन्वायरमेंट चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होती है, उससे पहले ही उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में ही आप लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि सडन चेंज हो गया और अब हमारे ऊपर ऐसे फोर्स किया जा रहा है. तो इनिशियल स्टेज से ही दे आर द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग. कोई और बताओ क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग सैलरी से रिलेटेड होता है? नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है. बताओ मानसी, क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? Exchange counter offers and they try to reach at a point of agreement. इसमें हमने बहुत सारे वो एग्जाम्पल्स करे थे ना कि हमारा 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे इसमें आप नेगोशिएट करते हैं. ठीक है. एंड दे ट्राई टू रीच एन अग्रीमेंट. ओके. ग्रीवेंस रीएड्रेसल प्रोसीजर क्या होता है? ग्रीवेंस को एड्रेस करने का जो प्रोसीजर होता है, अगर कोई ग्रीवेंस अराइज किया तो उसको रीएड्रेस करने का, उसको ख़त्म करने का जो प्रोसीजर होता है, अभी तुमने बोला क्या क्या होता है यूजुअली? स्टेप डोर और स्टेप लैडर और ओपन डोर. और भी हो सकते हैं, आपका सजेशन बॉक्स भी आ जाएगा, जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है, बस ग्रीवेंस को एड्रेस करके ख़त्म करने का. कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है? कोड ऑफ डिसिप्लिन इज लाइक अ म्यूचुअल अग्रीड अपॉन पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें दीज आर वॉलेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ गुड इंडस्ट्रियल practices. Okay, both from the end of labor and from the end of trade unions and employee. Code of हाँ, ट्रस्टीशिप जो है ना इंडिया में, इट इज़ अ गांधीयन प्रिंसिपल जो हमारे IR का जो मेजर लॉज है उस पर बेस्ड होता है. हाँ, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ डिसिप्लिन, वो इस पे ही तो बेस्ड है. और क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप? इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल which states that
दे फीलिंग ऑफ ओनरशिप, एंड होता है ईगो ऑफ ओनरशिप नहीं होनी चाहिए. दे शुड थिंक लाइक कि आई एम अ ट्रस्टी. ओके, एंड सेम विद द एम्प्लॉय कि आई हैव जस्ट बीन ट्रस्टेड विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, और वर्कर्स की को भी देखना चाहिए कि इट इज़ अ प्लेस दैट इज़ प्रोवाइडिंग अस विथ अपॉर्चुनिटी, और ये मेरा काम है कि मैं यहाँ पे जाके सही से काम करूँ. और एक और चीज़ बोला था उन्होंने कि अननेसेसरी स्ट्राइक को हमेशा अवॉइड करना है. ऑल्दो स्ट्राइक इज़ इम्पॉर्टेंट, और स्ट्राइक का हमारी कंट्री में हमें क्या है, लीगली भी हमें राइट दिया गया है कि आप परमिशन लेके स्ट्राइक कर सकते हो. बहुत सारी कंट्री में स्ट्राइक उतना लीगल नहीं है, जितना होता है ना उतना इजी नहीं है स्ट्राइक पे जाना जितना हमारे कंट्री में. इससे रिलेटेड किसी को याद है, हमने एक छोटी सी चीज़ करी थी, छोटा सा एग्जाम्पल दिया था 1918 का, अहमदाबाद कॉटन मिल फर्स्ट स्ट्राइक किसने किया था? महात्मा गांधी ने. और वो क्या हुआ था? सक्सेसफुल, एंड इट वाज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विथ हंगर स्ट्राइक. हाँ, इवॉल्व होना शुरू हुआ था, लेबर मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था. और एक और चीज़, हमने कुछ प्रोसेसेस देखे थे एकदम आईआर के लास्ट लेक्चर में, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. शायद सारे ही नए टर्म्स थे, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. सबसे पहले उसमें था कॉन्सिलिएशन. याद है किसी को कॉन्सिलिएशन क्या होता है? नहीं याद है? देखो, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी याद है? ओके, आर्बिट्रेशन सुना सुना लगा. एल्डर लीगल एक्सपर्ट करते हैं, ठीक है, चलो आर्बिट्रेशन याद है. और एब्जुडिकेशन, एब्जुडिकेशन जितना बड़ा टर्म लग रहा है उतना आसान मीनिंग है इसका. चलो ये फिर से करते हैं, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्सिलिएशन. टॉपिक क्या है? सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या प्रोसेस है इंडिया में. सबसे पहले आपका कॉन्सिलिएशन. नहीं, एब्जुडिकेशन का तो मतलब ही होता है लीगल रूट लेना, उसमें आप लेबर कोर्ट्स और इस पे जाते हैं. ये सारा कुछ इन कोर्ट आउट कोर्ट लीगल और सारा कुछ लेके क्या आपके पास प्रोसीजर है. सबसे पहले हमारे पास है कॉन्सिलिएशन. कलेक्टिव बार्गेनिंग मान लो फेल कर गया, ओके, नई बात बन पा रही है, स्ट्राइक की नौबत आ सकती है. उस पॉइंट पे क्या होता है, एक कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है. क्या होता है? गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है, लेबर ऑफिसर होता है यूजुअली. क्या बोले? नहीं, लॉयर नहीं हो सकता है. गवर्नमेंट का गस्टेड ऑफिसर होता है, ओके, ही इज अ गस्टेड ऑफिसर वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. वो स्टेट सर्विसेज में भी हो सकता है और सेंट्रल सर्विस में भी हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होता है यूजुअली, लेबर ऑफिसर होता है, लेबर कमिश्नर होता है. अगर आप देखोगे ना तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, लेबर ऑफिसर्स होते हैं. तो एनी वन ऑफ दोज कुड बी अपॉइंटेड एज अ कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर. अब कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर करवाता है वो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है. वो ऑब्जर्व भी करता है और वो हेल्प करता है फॉर देम टू रीच अ पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट. और इसके लिए उसके पास 15 दिन का टाइम होता है. ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, बट यूजीसी नेट में आता है बार बारी. तो ये आपका कॉन्सिलिएशन का प्रोसेस है. इसमें क्या पॉइंट होता है? कॉन्सिलिएटिंग ऑफिसर होता है, हु इज यूजुअली अ गस्टेड ऑफिसर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द पर्टिकुलर स्टेट. अब देखो, कुछ भी कलेक्टिव बार्गेनिंग में बात चल रहा था, मान लो द मैनेजमेंट वाज बीइंग वेरी इनकंसिडरेट, ओके, या लेबर्स बात नहीं कर रहे थे, बट अब सडनली देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, उसके सामने बात हो रही है, चीज़ें आ रही है, तो आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा चांसेस होंगे सेटलमेंट के.
तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो बातचीत नहीं बन रही होती है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉन्सिलेटिंग ऑफिसर आता है। उसके बाद अगर वो भी फेल हो गया, 15 दिन का टाइम भी एक्सपायर कर गया, उसके बाद आपका आता है बोर्ड ऑफ इंक्वायरी। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी इज नथिंग बट अ फैक्ट फाइंडिंग मशीनरी। इसमें ज़्यादा नहीं 2 to 3 पीपल होते हैं एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द फैक्ट। क्योंकि अभी नहीं बात बन रही है तो कॉन्सुलेटिंग ऑफिसर के टाइम पे हमने देख लिया क्यों नहीं बन रही है। दे ट्राई टू फाइंड ऑल द फैक्ट्स ओके रिलेटेड टू द डिस्प्यूट। देन वी कम टू आर्बिट्रेशन। यूजुअली आर्बिट्रेशन में हम फाइनल कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, जैसे उसने बोला। इसमें क्या होता है कि एक एल्डर लीगल एक्सपर्ट आता है जो कोशिश करता है इनके बीच में अग्रीमेंट करा देने की। इसमें क्या रेलेवेंट होता है, ये बताता है कि अब इसके बाद तो आप कोर्ट जाओगे तो ये प्रोसीजर होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, इन्हें भी प्रॉब्लम होगा, बहुत लंबा टाइम जाएगा, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो बताने की कोशिश करता है। एंड बिकॉज ही इज एन एल्डरली रिस्पेक्टेड पर्सन, ज़्यादा चांसेस है कि लोग उसकी बात सुन लें। ओके, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेशन। और उसके बाद हमारा आ जाता है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन में कुछ भी नहीं होता है, ये होता है कि अब दे गो फॉर अ लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी में क्या आ जाएगा, लेबर कोर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, नेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो अब आर्बिट्रेशन भी फेल कर चुका है, इन्होंने केस फाइल कर दिया है, दैट इज नोन एज एडजुडिकेशन। ओके, इसमें ये लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल में जाते हैं। लेबर कोर्ट्स सेम ही कि अगर एक पर्टिकुलर रीजनल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्री का डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाता है। एंड इफ इट इज समथिंग विच विल बी अफेक्टिंग द नेशन देन वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाते हैं। याद रहेगा? अब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग भी एक बारी कर लेते हैं। ओके, एग्जैक्ट डेफिनेशन करेंगे और इसका प्रोसेस करेंगे। उससे पहले आप ये जो अभी हमने डिस्प्यूट मैकेनिज्म करा, आप बता सकते हो बिना देखे? जो अभी हमने डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी करा, क्या क्या है इसमें बताओ? कॉन्सिलिएशन और उसके बाद, और इसका सीक्वेंस है, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सबसे पहले एडजुडिकेशन बोल दिया, नहीं। क्या सीक्वेंस है? उसके बाद फैक्ट, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, और उसके बाद और एडजुडिकेशन में क्या क्या होता है? और नेशनल ट्रिब्यूनल में जाता है। और होता क्या है यहाँ पे, दैट दे हैव गॉन लीगल, अब ये इन कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है, जुडिशरी में मतलब चला गया। अब जुडिकेशन का ये मतलब होता है कि वी आर रेफरिंग टू द जुडिशियल सिस्टम। अब आप बताओ, हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। ओके, और इसके चैलेंजेस, प्रोसेस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। सबसे पहले लिखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन and the representatives of business organization or employer meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specific nature of employment or employee-employer relationship. Okay? इसमें हमारे keywords आते हैं collective, then bargaining
एंड दिस इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, एडजस्टमेंट होनी चाहिए दोनों साइड से, और दिस लीड्स टू व्हाट, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इसके फीचर्स क्या क्या है? इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस, continuous process, flexible and dynamic in nature. Flexible and dynamic in nature. अब आप बताओगे मुझे कैसे होता है, कलेक्टिव कैसे, कंटिन्यूस कैसे है, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक कैसे है? कि हाँ इंडिविजुअली नहीं कर सकते, सब पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद बताओ कंटिन्यूअस कैसे है? क्या कंडीशन करना पड़ेगा? हाँ कि हमेशा ही होता है डायनामिक। हाँ हाँ ओके। व्हाई इज इट डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल है बिकॉज एडजस्टमेंट चाहिए दोनों साइड से, एंड दिस इज डायनेमिक, एवर चेंजिंग इवॉल्विंग प्रोसेस। ओके, इसमें हमने 3 टर्म्स किए थे, क्या क्या बता सकते हो? एक इम्पास, मीडिएशन एंड खत्म हो गया तो स्ट्राइक। इम्पास इज because one party is demanding more than other is willing to offer. It is like a dead point, ठीक है? One party is demanding more than what other party is willing to offer, and impasse can be resolved with the intervention of third party. जैसे हमने देखा conciliation हो गया, आपका arbitration हो गया, और impasse जब resolve नहीं होता है, स्टॉपेज ऑफ वर्क, स्ट्राइक होता है। ओके क्या? नहीं, अगर मीडिएशन नहीं हो पाया वो सारे प्रोसेस, उसके बाद होगा ना स्ट्राइक। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या प्रोसेस था? ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज, प्रिपेयर to negotiate, gather facts, goals, strategies, negotiation or administration of the contract or agreement. इसमें हमारा एक चीज़ आया था recognition और registration का, याद है? तो यहाँ से हम जाएंगे अपने, अच्छे से याद है, ठीक है? तो यहाँ से हम अपने लास्ट टॉपिक में जाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। हाँ, ट्रेड यूनियन के अंदर ही था, और वो एसेंशियल होता है किसके लिए? कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। अच्छा, अब बताओ व्हाट इज अ ट्रेड यूनियन? ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, okay, and this is an trade union is group exactly नहीं बोल सकते हो तुम, उसको एसोसिएशन वर्ड करो, यूज करो। हाँ, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, okay, ग्रुप थोड़ा डिफरेंट। सो ट्रेड यूनियंस आर एम्प्लॉय एसोसिएशंस, दे आर फॉर्म्ड by the worker to protect their rights and interests, and they negotiate with the employer on the behalf of the employees. Okay, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, जिसमें हम प्रोसेस दिया हुआ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, देयर फंक्शनिंग्स एंड रूल्स एसोसिएटेड विद देम। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं कि इट हैज़ अ कंपनी सील, इट कैन सू एंड इट कैन बी सूड, बहुत सारे इसके फीचर्स भी होते हैं एज पर द एक्ट।
सो इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, कितने साल बाद, 4 से 5 साल में हमारे पास ट्रेड यूनियन एक्ट आ जाता है। उसके थोड़े टाइम बाद ही हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जिसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और वो जिसका सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट कमीशन ऑफ लेबर था, वाइटली कमीशन था, उसके रिकमेंडेशन पे आया था, और उसमें 2 उनका मोटिव था। सबसे पहले कि पेमेंट होनी चाहिए, टाइम पे होनी चाहिए, और डिडक्शन नहीं होना चाहिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, मतलब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये हमने। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 का, जो आपका फर्स्ट पीसफुल स्ट्राइक था बाय महात्मा गांधी एंड विच वॉज सक्सेसफुल। दे कुड रिसीव अ हाइक ऑफ इन 35% इन देयर वेजेस। नाउ हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें क्या क्या थे? क्राफ्ट यूनियन, क्राफ्ट यूनियन ही बोला ना तुमने, क्या बोला? हाँ, प्लांट यूनियन, प्लांट लेवल नहीं, इंडस्ट्रियल यूनियन होता है जो इंडस्ट्री का होता है। ओके, क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन एंड जनरल यूनियन। उसके बाद हमने ट्रेड यूनियन का फंक्शन देखा था, ठीक है, दैट दे पार्टिसिपेट इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, providing welfare support and promoting workplace safety। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिकग्निशन और रजिस्ट्रेशन का। अब बताओ पहले क्या होता है रजिस्ट्रेशन एंड रिकग्निशन? हमारा ट्रेड यूनियन है ये, हाँ, एंड देन उसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं। एंड व्हाट इज रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन? हाँ, हाँ, वो एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करे उस ट्रेड यूनियन, क्योंकि एक इंडस्ट्री में और एक फैक्ट्री में मल्टीपल ट्रेड यूनियन हो सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाता है। मोर देन 7 मेंबर्स होते हैं, यूजुअली रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। लेकिन while the process of collective bargaining or while trying to participate in that process, किसके साथ वो इन्वॉल्व करेंगे, किसके साथ काउंटर ऑफर होगा? with the recognized trade union, okay, and that is why recognition of the trade union is important, because अगर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे वो, तो उसके साथ में आगे का कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस कैसे होगा? अभी जो हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन करे वो आप लास्ट में मुझे बता दो। क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन क्लियर है? व्हाट इज अ क्राफ्ट यूनियन? हाँ, फॉर एग्जांपल द पायलट्स एसोसिएशन, मिल वर्कर्स एसोसिएशन, इट इज अ ट्रेड यूनियन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्राफ्ट। जनरल यूनियन इज जनरल ट्रेड यूनियन, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन की जब एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के वर्कर्स जब साथ में एसोसिएशंस बनाते हैं, ओके।